अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और आप और मैं मिलकर यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स का क्योंकि कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उसमें आज हम आखिरी बात डिस्कस करेंगे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तक अब आ गए हैं तो आपने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस भी कर दें मिस। हिम्मत नहीं हारनी, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं ना तो हमारे पास ये समझे आखिरी पार्ट है। अब बार बार क्वेश्चनिंग का रीज़न भी यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट भूले ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री की बुक को बार बार रिवाइज करना बड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे लेक्चर गौर से सुने होंगे और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को गौर से सुना होगा, उनको कुछ भी नहीं भूलेगा। मैं आपको इस बात की खुद ही गारंटी दे देती हूँ, ठीक है। तो गौर से सुने। मैं आपको ये नहीं इनकरेज कर रही कि केमिस्ट्री की बुक खोलनी नहीं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी और बहुत ही ईजी बुक है। उसको खोलें भी, उसको पढ़ें भी। और जिन्होंने पढ़ा है, आज हम मिलकर करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज। जिन्होंने नहीं भी अभी ये चैप्टर पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट्स की आज हम बात करेंगे ना, मैं डिटेल में लेके चलूंगी हर एमसीक्यू को, तो आपको समझ आ जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिहाज से हमने पहले भी बात की हुई है कि आप कोशिश किया करें, एक एक ऑप्शन पढ़ा करें, स्टेटमेंट गौर से पढ़ा करें और फिर देखा करें कि आंसर क्या है। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली हमें भूल जाता है कि क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर आपने उसको गौर से देखा होगा ना तो आपको समझ आ भी जाएगा। जिस स्टूडेंट ने पढ़ा हो और उसके सिर्फ माइंड से स्लिप हो जाए ना कोई आंसर, ऑप्शंस देख के उसको याद ज़रूर आ जाता है। तो आए बातें कम करते हैं और थोड़ा सा पढ़ने की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइजेज एन एसिड। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने इतनी दफ़ा पढ़ा है, हमें अब याद हो गया कि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। विच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज नॉट अ बेस। या तो हो सकता है कि ऑप्शंस में आपके पास कोई एसिड दिया हो, जाहिर सी बात है एसिड तो बेस नहीं होगा, या ऑप्शंस में कोई सॉल्ट दिया होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, कोई ऐसी चीज़ दी होगी जो बेस नहीं, और पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, आप उसको बेस नहीं कहेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्वस अमोनिया। अमोनिया पे तो आप देखें, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में हमने बात की कि आर्हीनियस डिस्क्राइब नहीं कर सका अमोनिया के बेसिक बिहेवियर को। फिर हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी में बात की कि चले अमोनिया का बिहेवियर हो गया थोड़ा सा एक्सप्लेन। फिर हमने लुईस में बात की कि अमोनिया बेस है, फिर से एक्सप्लेन हो गया। तो अमोनिया का तो हमने इतनी दफ़ा जिक्र किया है कि हम सबको पता है कि ये बेस है और ये बेसिक ही रहेगी। ये आप एसिड नहीं कह सकते, इसको एम्फोटेरिक नहीं कह सकते। दूसरी ऑप्शन देख लें, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड है जी स्टूडेंट्स हमारा सॉल्ट। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, लेकिन हम सारी ऑप्शंस को एक दफ़ा देखेंगे ताकि हमें तसल्ली रहे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। थर्ड ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी आपके पास एक वैसे सॉल्ट होता है, तो आपकी ये भी बेस नहीं बनती। और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी आपके पास यहाँ पे वैसे तो सॉल्ट है, तो क्वेश्चन में अगर होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, तो आपके पास एक्वस अमोनिया सही आंसर था। बाकी आपके पास तीनों सही आंसर्स हैं क्योंकि तीनों के तीनों आपके सॉल्ट्स हैं। पेपर में इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि तीन ऑप्शंस करेक्ट होंगी। एक फोर्थ ऑप्शन होगी वहां पे आपके पास जिसमें लिखा होगा ऑल ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। ये वाली जो ऑप्शंस होती है ना, अक्सर स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर जाते हैं। वही ट्रिक हमने कुछ इस एमसीक्यू में भी की है कि आपको तीन सॉल्ट दे दिए और क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। तो आपने याद रखना है कि वो बेसिस होती हैं कि जो सॉल्ट होंगे या जो एसिड्स होंगे, तो वो तो बेसिस नहीं हो सकती ना। बेसिस वो होंगे जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड होगा। जितनी चीज़ें अभी हमने देखी ये सारी की सारी, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड है। अगर बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिस होते हैं, आप इसको सॉल्ट ना कहें, आप इसको बेस कहें। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक्वस अमोनिया बेस है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, एक सोडियम क्लोराइड इतना मशहूर ज़माना सॉल्ट रह जाता है कि वो वाली ऑप्शन आपने करेक्ट कर लेनी है। एक से ज़्यादा अगर आपके पास सॉल्ट गिवन हो तो फिर आपने उस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए बी कुछ कुछ इस तरह करके ऑप्शंस होंगी, उनको भी ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ बेस। आपके करेक्ट आंसर्स है कैल्शियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड है वो आपकी बेस होगी, और साथ ही साथ एक्वस अमोनिया भी आपकी बेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट्स मैंने बताया था कि बड़ी ट्रिकी होती हैं।
क्योंकि आधी से ज़्यादा स्टेटमेंट वो होती है जो हमें आती होती है, फिर हम कहते हैं अच्छा इसी से रिलेटेड कोई ना कोई आंसर भी होगा। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं और उनका एमसीक्यू जो आता होता है वो गलत हो जाता है। हमने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो चीज़ें हमें आती हैं वो गलत ना हो, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो एक्सेप्ट वाला अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है गौर से देखना, इसका मतलब ये है कि आपकी मेजॉरिटी ऑप्शंस में लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी होंगी, कोई एक ऐसी है कि जो नहीं है, वही हमारा आंसर है। पहली ऑप्शन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एन एडक्ट। तो क्या एडक्ट नहीं बनता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और साथ ही जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कह देते हैं एडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसी बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से तो एडक्ट बनता है, ये भी लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर ना हुआ। थर्ड है डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमने कितनी दफ़ा बात की, इलेक्ट्रॉन पेयर आपका डोनेट होगा, आपका एक्सेप्ट होगा, तो जाके वो लुईस एसिड बेस्ड का कॉन्सेप्ट पूरा होगा, इसका मतलब है ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लास्ट है डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात कहाँ की थी, सोचे जरा, प्रोटॉन की बात हमने की थी ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में, हमसे पूछा जा रहा है लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हमें ये बात समझ आ गई कि क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ब्रोंस्टेड-लॉरी का तो पूछ नहीं रहे, तो यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही लुईस कॉन्सेप्ट का, कोई भी कहीं से भी ये लुईस कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर, यूजेस याद रखने आप लोगों ने, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बेशक ना पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन बेशक ना पूछा जाए, एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाता है, और ख़ास तौर पे जो बुक के एमसीक्यूज हैं ये पेपर में आते ही आते हैं। तो एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर, आप सबको पता है विनेगर में होता है, हमने इतनी दफ़ा बात की है, ये फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए ज़रूरी होता है, फ्लेवरिंग ऑफ फूड में ही ये काम आता है। बाकी मेकिंग एक्सप्लोसिव्स, एचिंग डिज़ाइंस, क्लीनिंग मेटल्स, इनमें से कोई भी चीज़ हमने ऐसी नहीं थी जो एसिटिक एसिड में पड़ी हो, तो आप लोगों ने याद रखना है कि एक फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए एसिटिक एसिड काम आता है। फोर्थ इज अ सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, देख लेते हैं सॉल्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं है, मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं देती, साथ साथ ऑप्शंस पढ़ते हैं और साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहली ऑप्शन है मेटेलिक कैटाइन। कैटाइन तो चले होता है, अब हम ये सोचें कि क्या वो मेटेलिक होता है, बिल्कुल होता है। हमने बात की थी कि आप एक मेटल को यूज़ करके भी सॉल्ट बना सकते हैं, मेटल का रिएक्शन करवा दें एक एसिड के साथ। दूसरी हमने बात ये की थी कि अगर आप बेस यूज़ करके करें तो बेस में भी मेटल होगा जो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और वो आपका मेटेलिक कैटाइन या बेसिक रेडिकल कहलाता है। तो इसका मतलब मेटेलिक कैटाइन तो होता है सॉल्ट में, ये ऑप्शन तो नहीं है करेक्ट। नॉन मेटेलिक एनाइन, वही हमने बात की थी, मेटेलिक पॉजिटिव आयन होते हैं, मेटल्स पॉजिटिव आयन्स बनाती हैं, इसलिए उनको बेसिक रेडिकल मेटेलिक कैटाइन एक ही बात है। और हमारे पास नॉन मेटल्स एनाइंस बनाते हैं, नॉन मेटेलिक चार्जेस होंगे उनके ऊपर, तो वो वाली बात हो गई कि ये भी और सही ऑप्शन है, मेटेलिक कैटाइन है, नॉन मेटेलिक एनाइन है, वही बात है जो हमने पहले की हुई है। थर्ड है एन एनाइन ऑफ अ बेस, यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी बात है, आप देखें चौथी ऑप्शन है एन एनाइन ऑफ एन एसिड। मैंने आपको बताया था ए से एनाइन होता है, ए से एसिड होता है, तो याद रख लें कि एनाइन आएगा आपके एसिड से, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा आपके एसिड से। क्योंकि हमें ये ट्रिक याद थी तो हमें पता लग गया कि जो एनाइन है वो बेस से नहीं आ सकता, वो एसिड से आएगा, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इफ अ लिक्विड हैज़ अ पीएच ऑफ 7 देन इट मस्ट बी। अच्छा, अब अगर पीएच 7 है, अभी तक आपने और मैंने कितनी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं पीएच से रिलेटेड, यही पढ़ा है ना कि अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। उसी में से क्वेश्चनिंग होगी, फिर भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए इज बी अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। देखें, पीएच इस बात को डिटर्मिन नहीं करती कि आपका सॉल्यूशन का कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, उसमें कोई ऑर्डर है या नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीएच सिर्फ जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। तो पीएच से ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने याद रखना है हमेशा कि ये इट डज़न्ट मैटर, ठीक है। पीएच की बात हो रही है, वो एक अलहदा चीज़ है। पीएच इज़ यूज्ड टू डिटर्मिन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, ठीक है। जहाँ तक बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, चीज़ों के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास पीएच का कोई रोल नहीं है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सेकंड ऑप्शन इज फ्रीजेज एट 0 डिग्री एंड बॉयल्स एट 100। अभी हमने बात की कि पीएच का इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। पीएच आपको सिर्फ इतना बताती है कि आपका जो सोल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर वो एसिड है तो क्या स्ट्रेंथ है, अगर वो बेस है तो क्या स्ट्रेंथ है।
थर्ड ऑप्शन इज बी न्यूट्रल एंड फोर्थ इज बी अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर। ये दोनों थोड़ी सेम ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं आपको दोनों बताऊंगी साथ ही। देखिए न्यूट्रल pH 7 न्यूट्रल हो सकती है, ये बात हमने की थी। pH 7 भी न्यूट्रल होगी, pOH 7 भी न्यूट्रल होगी। लेकिन अ सोल्यूशन कंटेनिंग वाटर, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन डाली गई है। जिस सोल्यूशन के अंदर वाटर है तो वाटर तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है, लेकिन हो सकता है उस वाटर के अंदर एसिड डाल दिया हो। एसिड डालने की वजह से अब जो वाटर है वो बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा, वो एम्फोटेरिक बन जाएगा। तो अब तो वो चीज़ ना रही जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो वही बात है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि pH 7 का मतलब है न्यूट्रल, मतलब है प्योर वाटर, मतलब है कि उस सॉल्यूशन में ना एसिड है ना बेस है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। ठीक है, सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर pH 7 नहीं होगी, वो डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें फिर होगा, pH में डिफरेंस आएगा। अगर आपसे ये कहा जाता कि देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ओनली वाटर इज प्रेजेंट इन इट, नथिंग एल्स, देन आप कह सकते थे कि ठीक है ये वाटर है और क्योंकि इसमें कोई चीज़ नहीं है तो हम बात कर लेंगे कि इसकी pH 7 है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि न्यूट्रल वाटर प्योर वाटर होता है जिसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हुई होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्ट ऑलवेज। अब सॉल्ट ऑलवेज क्या करता है, मतलब ये इनमें से ऑप्शंस में से ना एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो हर सॉल्ट के लिए होगी। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हुई जो हर सॉल्ट के लिए नहीं है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। सबसे पहले तो कंटेन्स आयंस, ठीक है, हर सॉल्ट आयोनिक होता है, हमने ये बात पहले भी की है। एवरी सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड, हर सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ये बात हम सबको ऑलरेडी पता है। कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे आके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मिस ने तो कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स हैं कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। देखें ये बात गौर से सुननी है आपने मेरी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो चीज़ है ना वो तब आएगी जब आपने उस सॉल्ट के क्रिस्टल बनाने हैं। आपने उसमें वाटर ऐड किया, उसको कूल डाउन किया, आपने उसके क्रिस्टल बनने दिए। अगर आपने उसके क्रिस्टल नहीं बनाने तो सॉल्ट तो आपका पाउडर फॉर्म में भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट आपका किसी और फॉर्म में भी होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ क्रिस्टल फॉर्म में जो चीज़ प्रेजेंट है वही सॉल्ट है। तो हर सॉल्ट आपका क्रिस्टलाइजेशन वाले प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, कुछ पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी था कि अगर इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम डिहाइड्रेट कर दें, हीट प्रोवाइड करें, इस वाटर को निकाल लें सॉल्ट में से, तो वाटर तो निकल जाएगा, सॉल्ट क्रिस्टल नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद वो सॉल्ट ज़रूर रहेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is one of the properties of salt, but it is not a property of salt that it obeys all the time। ठीक है, जब तक वाटर होगा तब तक वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, वाटर नहीं है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं है, लेकिन सॉल्ट फिर भी रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारी होगी गलत, सी डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर हो जाते हैं लेकिन हर सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने देखा था कि दो तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये भी ऑलवेज तो ना हुआ, हर सॉल्ट पे तो अप्लाई नहीं हो रहा। फोर्थ इज फॉर्म्स क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखें उसमें वाटर ऐड हो गया है, क्रिस्टल्स बन गए हैं, क्रिस्टल्स ने नहीं करनी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, आपने उसको वाटर में ऐड करना है सॉल्ट को, उसने आयोनिक फॉर्म में जाना है, तब जाके कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी। तो क्रिस्टल्स बन गए, आयोनिक फॉर्म में गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही। ये नहीं होता कि अब आपने उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो तीनों को आपने जोड़ के कहा जी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्रिस्टल फॉर्म में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तीनों बातें अलग अलग हैं। सिर्फ इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो ये है कि अ सॉल्ट ऑलवेज कंटेन्स आयंस, ये बात आपने नहीं भूलनी। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शंस कुछ सॉल्ट पे अप्लाई होंगी, कुछ पे नहीं होंगी। Seventh is dilute acids react with carbonates to produce the given products except। एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉमन प्रोडक्ट कार्बोनेट जहां आप देख लें तो कॉमन प्रोडक्ट सबसे पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद है, साथ ही साथ वाटर है, और ये दो चीज़ें निकल जाएंगी तो सॉल्ट बन जाएगा। एसिड के रिएक्शंस में भी पढ़ा था, सॉल्ट के रिएक्शंस में भी पढ़ा जब हम फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट्स कौन से हैं एक्सेप्ट, मतलब कोई ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो हमारा ऑप्शन का आंसर नहीं है। मतलब क्या कि डाइल्यूट एसिड्स कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमें पता है, लेकिन एक इनमें से ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बनता, उसी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनता। फिर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगी, तो याद करें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कहाँ बनती है। फिर जब भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा, बाकी तीनों की तीनों ऑप्शंस तब होंगी जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया था तब भी, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें से 80% वही हैं जो बुक में होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लें।
नेक्स्ट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विच वन ऑफ द फैक्ट्स इज इनकरेक्ट। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी बात है जो इनकरेक्ट है। पहला देख लें, हम बना रहे हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। क्या ये बात इनकरेक्ट है? नहीं, हमने पढ़ा था कि आपने दो सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स करने हैं, उनके आयंस का एक्सचेंज होना है, तभी तो जाके इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। तो ये बात तो इसका मतलब करेक्ट है, इनकरेक्ट तो ना हुई। दूसरा देख लें, टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड मतलब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स बनने का क्या मतलब हुआ कि दो सॉल्युबल सॉल्ट्स आपने मिलाए, उसके बाद जो प्रोडक्ट बने वो भी सॉल्युबल सॉल्ट है। ऐसा हुआ था क्या? नहीं। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे तैयार होंगे अगर आपके प्रोडक्ट में फिर से सॉल्युबल सॉल्ट्स आ जाएंगे? आया ना याद कुछ ना कुछ? तो याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि आपके जब भी इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो प्रोडक्ट में एक सॉल्ट सॉल्युबल होगा, दूसरा सॉल्ट अभी भी इनसॉल्युबल होगा, जिसके लिए हम पूरा का पूरा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये ऑप्शन वैसे हमारी करेक्ट हो सकती है क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के पूरे कॉन्सेप्ट में ये ऑप्शन गलत है, लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से ये सही है। फिर भी बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। वन ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, ये बात भी करेक्ट है। वाकई एक सॉल्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, तभी तो हम उसी की तो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसी के लिए तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को हमने पढ़ा है। लास्ट ऑप्शन इज बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, ये भी बात गलत है। ना तो बोथ सॉल्युबल प्रोड्यूस होते हैं, ना ही बोथ इनसॉल्युबल प्रोड्यूस होते हैं। एक सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है वो सॉल्युबल होता है, दूसरा इनसॉल्युबल होता है। एक होगा जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, एक होगा जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा उसी की प्रिपरेशन की हम बात करें तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है बी। नेक्स्ट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूसेस। एसिड और बेस का इतनी दफ़ा हमने रिएक्शन पढ़ा है, अब हम सबको याद है कि क्या रिएक्शन होता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिजल्ट में क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। पहला ही ऑप्शन आपका सॉल्ट एंड वाटर है। बाकी ऑप्शंस को देखें, सॉल्ट एंड गैस नॉट पॉसिबल, कोई गैस नहीं बनेगी। वाटर बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा, जिसकी वो आपने छोटे ब्रैकेट में फेज बताना भी है। सॉल्ट एंड एन एसिड नॉट पॉसिबल, सॉल्ट एंड एन एसिड नहीं बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि मिस आपने कहा था एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं, तो स्टूडेंट्स एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं, सॉल्ट एंड एन एसिड नहीं बनता। एक ही सॉल्ट होता है जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज आती है और फिर भी साथ वाटर होता ही होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। ये नहीं है कि सॉल्ट अलहदा पड़ा होगा, एसिड अलहदा पड़ा होगा। वो एक ही सॉल्ट होता है जिसमें थोड़ी सी एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, लेकिन वो भी अपने फाइनल जब पहुंचता है वो न्यूट्रल तक ही जाता है। एंड देन सॉल्ट एंड अ बेस, फिर से वही बात स्टूडेंट्स पूछते हैं, बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं। बेसिक सॉल्ट बनता है, उसी सॉल्ट के अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सॉल्ट और बेस अलहदा अलहदा नहीं बनते। तो सही ऑप्शन सॉल्ट एंड वाटर। पेपर में आए तो आंखें बंद करके इसको कर देना मार्क, क्योंकि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ही पक्की तरह याद है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड हमेशा बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस हमेशा एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, और क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 नेगेटिव इज। सबसे पहले तो आप याद करें कि कॉन्जुगेट एसिड बनता किसका है। कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बनता है बेस का, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड होगा बेस का। बेस क्या करती है? ब्रोंशोक्लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। अगर बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब HPO4 नेगेटिव जो आपको यहाँ दिया हुआ है ये आपके पास बेस है। उन्होंने कहा इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएं। ये बेस है, ये H पॉजिटिव को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। कौन सी ऑप्शन है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा हुआ है और नेगेटिव का चार्ज कम हो गया है? देख लें, ए ऑप्शन में तो कोई हाइड्रोजन लगा ही नहीं हुआ। बी ऑप्शन में हाइड्रोजन तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज देखें, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। एक पॉजिटिव आइन ऐड होगा तो एक नेगेटिव चार्ज कम होगा, 2 नेगेटिव अभी भी उसके ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गई। सी ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन भी ऐड हुआ है, नेगेटिव चार्ज भी कम हुआ है, यही ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन में 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए, हमने एक प्रोटॉन ऐड करना है तब जाके कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट है। सी करेक्ट है। याद रखना है, बेस में प्रोटॉन ऐड होगा तो प्रोटॉन अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वो एक चार्ज कम हो जाएगा और वो बना देगा ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज, जो कि जिसकी वैल्यू में कमी आ चुकी होगी। कितनी कमी आएगी? 1+1 पॉजिटिव चार्ज की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द pOH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम सबको पता है, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करवाएं, 2 हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे तो 0.02 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका नेगेटिव लॉग लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैंने आपको बता दिए, सॉल्व आपने खुद करना है क्योंकि मैंने आपको बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। अब आपकी बारी है कि अब आप इनको सॉल्व करके और देखें कि आपको तरीका आया है या नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक कौन सी स्पीशी होती है? कोई भी चीज़ एम्फोटेरिक होगी जो एसिडिक भी बन जाएगी और बेस भी बन जाएगी। वाटर एम्फोटेरिक है, इतनी दफ़ा पढ़ा है इसको, तो हमें दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया हमारे पास बेस के तौर पर रिएक्ट करती है, ठीक है, ये बेस है, ये अपने अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है और इसके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास अमोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। तो ये बेस हो सकती है, ये एम्फोटेरिक के तौर पर रिएक्ट नहीं करती, ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, आप मेरी बात सुने कि एम्फोटेरिक के तौर पर रिएक्ट कर सकती है या नहीं। एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल देगी तो ये एसिड बन जाएगा। एक और हाइड्रोजन लेके ये अपना नेगेटिव चार्ज खत्म कर देगा तो ये बेस बन जाएगा, तो ये भी एम्फोटेरिक बन सकता है। लास्ट ऑप्शन है सल्फेट 2 नेगेटिव। सल्फेट 2 नेगेटिव हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, ये H2SO4 एसिड बनाएगा, लेकिन ये कभी भी अपने प्रोटॉन को ये नहीं करेगा कि जी इसने निकाल देना है प्रोटॉन को और कुछ इस तरह से करके, मतलब जो हमने पढ़ा है ना कि एसिड बेस दोनों प्रॉपर्टीज वो दोनों नहीं होंगी इसके ऊपर, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अपना एसिड मुकम्मल करेगा, बस प्रोटॉन देगा नहीं किसी को। H2SO4 वैसे खुद जो बनेगा वो प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस से बनेगा। सल्फेट आयन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बात कर रही हूँ, सल्फेट आयन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सल्फेट आयन अब H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, लेकिन ये बेस नहीं बनेगा मजीद, तो इस वजह से आपने याद रखना है कि ये एम्फोटेरिक नहीं हो सकता। Next is the product of Lewis acid based reaction is called adduct. The bond between the adduct species is coordinate covalent bond. हम सबको याद है, ना ionic ना covalent ना metallic, coordinate covalent bond। स्पेशल नाम दिया जाता है इस बॉन्ड को क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट सिर्फ सॉल्ट के शेप बनाता है, क्रिस्टल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से या ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ क्रिस्टल्स, किसी भी पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ने सिर्फ और सिर्फ शेप ऑफ क्रिस्टल्स पे काम करना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट इज यू वांट टू ड्राई अ गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स यू विल यूज। हमने ड्राइंग एजेंट के तौर पे पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं याद तो जाएं सॉल्ट्स के सारे यूजेस दोबारा देखें, सारी बेसिस के यूजेस देखें, एसिड्स के यूजेस देखें, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ है जो ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है। Next question is ferric hydroxide is precipitated out of a solution when aqueous solution sodium hydroxide solution is added to ferric chloride. Color of the precipitate, basis के reactions में ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। Color of the precipitate, ferric hydroxide बनेगा तो ब्राउन होगा, जहाँ पे आयरन की मैंने आपको बताया था चार्ज 3 पॉजिटिव होगा। फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा जहाँ पे आयरन का चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो क्या कलर होगा, डर्टी ग्रीन, ठीक है, याद आया। तो याद रखना है ब्राउन कलर है क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट इज विच आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड की हमेशा कॉन्जुगेट बेस कब बनती है, जब वो अपने अंदर से प्रोटॉन को निकालता है। H2SO4 में से एक हाइड्रोजन जिसमें निकला होगा और एक नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, वो हमारा आंसर है। देख लें पहला SO2 नेगेटिव, ये हमारा आंसर नहीं है। S2 नेगेटिव, ये भी नहीं है, हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालना है, सब कुछ नहीं निकालना। HSO3 नेगेटिव, ये तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन भी निकल गया है, हाइड्रोजन भी निकल गया है, ये भी हमने नहीं करना। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, एक हाइड्रोजन निकला है, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ है और नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्रोटॉन निकला है, तो ये आपकी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस। सबको याद है कि अमोनिया लुईस बेस है, क्यों, क्योंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देती है। BF3 आपके पास एक्सेप्ट करता है, ये लुईस एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये लुईस एसिड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी उसी तरह से है जिस तरह BF3 का है, स्ट्रक्चर बना के देखें, आपको पता लग जाएगा कि ये भी लुईस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन, अब एसिड कौन सा सब्सटेंस है, कैन इट डोनेट अ प्रोटॉन। लुईस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी की बात होती तो आप कह देते कि ठीक है इट डोनेट्स अ प्रोटॉन। लुईस कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन का कोई जिक्र ही नहीं है, तो जितनी ऑप्शंस प्रोटॉन वाली हैं वो सब गलत है। डोनेट अ प्रोटॉन कोई बात नहीं है ऐसी, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लुईस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड नहीं डोनेट कर रहा होता, बेस कर रही होती। ये ऑप्शन भी गलत, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन वाली सारी ऑप्शन ही गलत हैं जब लुईस की बात आ गई है। लास्ट इज एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात याद रखनी है, दो ऑप्शन से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, या कहा जा सकता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। तो ये दो ऑप्शन इस तरह देके आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है। लास्ट हमारे पास है गिवन KW वैल्यू H पॉजिटिव,
ये वही वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी जब हम पीएच स्केल को मेजर कर रहे थे। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सी? हम सबको याद है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻⁷ और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी 1 इंटू 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब। ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में ही लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में 1 इंटू 10⁻⁷ है, उसके साथ माइनस नहीं है, वो गलत हो गई है। थर्ड ऑप्शन -14 है, ये -14 H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस मिला के बताया हुआ, इससे ये भी गलत है। लास्ट में अब +14 माइनस में हो या प्लस में हो, उन्होंने हमसे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों की नहीं पूछी, सिर्फ हाइड्रोजन की पूछी है, तो हाइड्रोजन की स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁷। तो जी स्टूडेंट्स, मुश्किल लगा कुछ? एमसीक्यूज क्या था, मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एंड पे इसलिए रखा था ताकि आप सबको पता हो कि कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और कितने रह गए। एमसीक्यूज हमने इकट्ठे सॉल्व किए, मैंने आपको सबके आंसर्स भी बताए। जो सॉल्व करने वाले हैं उनको दोबारा सॉल्व करके देखें। तब तक नेक्स्ट चैप्टर पे आपने नहीं जाना जब तक आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। पर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।